गाइस मैं रुखसार सिंह आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल इलेक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज वीडियो पर शान सा वीडियो का टाइटल है हमास शुड लर्न फ्रॉम इंडिया सेज यू सऊदी प्रिंस वीडियो ऑन इंडिया गोज वायरल। तो देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर अपना बिग पॉइंट ऑफ व्यू। हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली सऊदी अरेबिया से एक क्लिप सामने आई है जो दुनिया भर में वायरल हो गई है। इंडिया में तो स्पेशली लोग इसको काफ़ी देख रहे हैं क्योंकि इससे ना हमको एक इनसाइट मिलती है कि सऊदी अरेबिया में जो पावरफुल लोग हैं वो इजराइल हमास की वॉर को कैसे देख रहे हैं। ना पहली बात तो ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रिंस है, इन्होंने ये कहा कि हमास को सीखना चाहिए भारत से। ये नहीं सीखना चाहिए कि मिलिटरीली कैसे स्ट्रांग वगैरह बनते हैं, ये बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि हमास को सीखना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया ने नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश एम्पायर का जो रूल है ये ख़त्म किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, लर्न फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, सऊदी प्रिंस टेल्स फिलिस्तीन वाइल अटैकिंग हमास इजराइल एंड द वेस्ट। नाउ इन्होंने आलोचना इजराइल की भी की है। मैं चाहता हूँ जो एक छोटी सी इनकी क्लिप है ना ये आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इन्होंने कहा क्या है और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बाइडेन ने हाल ही में क्या कहा है इजराइल और सऊदी अरेबिया रिलेशंस के बारे में। All militarily occupied people have a right to resist their occupation, even militarily. I do not support the military option in Palestine. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. Israel has overwhelming military superiority, and we see in front of our eyes the devastation and oblivion it is bringing to the people of Gaza. Now जो इनकी पूरी वीडियो है बहुत लंबी है, मगर मेन इनका क्रक्स ये है कि देखो गाजा के लोग आज के समय सफ़र कर रहे हैं। जो इमेजेस सामने आ रही हैं वो देखकर दुख होता है, किसी को भी दुख होगा, आप चाहे प्रो गाजा हो एंटी गाजा हो। जो बच्चों की वजह सामने आती है, जो उनके पेरेंट्स रो रहे होते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग देखकर दुख लगता है। तो ये सब अवॉइड किया जा सकता था, इनका ये मानना है। प्रिंस तुर्की अल फैजल जो ये स्पीच दे रहे थे, इनका ये मानना है कि ये सब अवॉइड कर सकता है फिलिस्तीन एक पीसफुल अप्रोच अपनाकर। क्योंकि देखो ये बात दुनिया एक्सेप्ट करती है कि रिसेंट अब जो इजराइल अभी कर रहा है, जो ये ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया है, ये हमास के अटैक के बाद शुरू किया गया है। और अब तो यूएस समेत कई कंट्रीज कह रही हैं कि इजराइल हैज़ ए राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, हम इजराइल को नहीं रोकने वाले। इजराइल जो करना चाहे अब करेगा, क्योंकि पहला अटैक जो किया है ना हमास ने, ये ब्रूटल था, जो क्रुएल्टी दिखाई गई थी इट वॉज शॉकिंग। तो ये प्रिंस जो है तुर्की अल फैजल, ये यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन के लोगों को आज़ादी के रास्ते पे आगे बढ़ना है तो इंडिया से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जिस तरीके से इंडिया ने एक पीसफुल अप्रोच अपनाई थी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, चाहते तो इंडिया के लोग भी एक वायलेंट रेवोल्यूशन करते, मतलब मार देते ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो नंबर्स में भी बहुत कम थे, आसानी से बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। बट इंडिया ने एक पीसफुल अप्रोच अपनाई है एंड इन दी एंड दे सक्सीडेड। तो पहली बात तो ये सऊदी प्रिंस ने ये बात कही है। दूसरी बात इनके स्पीच में ये थी, बहुत वायरल गई है ये, इन्होंने ये कहा है कि हमास ने पहले इजराइल पे अटैक करके ना इजराइल को एक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इजराइल जो कई सालों से करता आया था ना, उसको जस्टिफिकेशन दे दी, उसको वजह दे दी। लोगों ने इमीडिएटली ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा इसलिए इजराइल ने आयरन डोम बनाया है, इसलिए यूएस फंड करता है इजराइल को, क्योंकि अगर ये सब नहीं किया जाएगा तो हमास इस टाइप की अटैक करेगा। तो अगेन ये बात मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया का जो इलीट सेक्शन है, जो रूलर्स हैं यहाँ पर, वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सब टाला जा सकता था। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखो सऊदी अरेबिया को इस बात को लेकर है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी। जी हाँ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये बात जो बाइडेन ने कंफर्म कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉन का आर्टिकल है, ये कह रहे हैं कि हमास डिरेल्ड सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन सेज जो बाइडेन। बाइडेन ने ये कहा कि जो ये अटैक किया है ना हमास ने इजराइल पर, इसकी टाइमिंग मैटर करती है। क्योंकि मैं जानता हूं सऊदी तैयार हो चुके थे, सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला था, क्योंकि अभी आपको पता होगा सऊदी अरेबिया ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड इजराइल को एज ए कंट्री नहीं मानता, जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टांस है। तो ये एक बड़ा बदलाव आने वाला था। उसी वक्त हमास ने ये बड़ा अटैक कर दिया है और उसकी वजह से ना
सारा जो प्रोसेस था, आईमैक का जो प्रोसेस था, आईमैक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें हम कनेक्ट करने वाले थे इंडियन मार्केट को फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम इजराइल टू ऑल द वे यूरोप। ये सारा प्लान डिटेल हो चुका है। बट मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो आवाज़ें आ रही है उससे उम्मीद मिलती है, उम्मीद ये मिलती है कि वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशंस खत्म हो, वायलेंस यहाँ पर थम जाए, ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इजराइल के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे ये प्रॉपरली बढ़ा पाएँ। क्योंकि मैं देख रहा था पिछले कुछ महीनों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है, इजराइल गाजा में जो भी हो रहा हो, इंडिया ने अपनी तरफ से आईमैक को धक्का देना स्टार्ट कर दिया है। और ये धक्का वो नेगेटिव धक्का नहीं है कि दूर हो जाऊं उससे, ये पॉजिटिव धक्का है कि चलो आगे बढ़ो। जो सऊदी अरेबिया इजराइल के बीच पे अभी रुकावट आई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। IMEEC ये 2 फेजेस में बनेगा, ये बात यूएस भी कह चुका है। पहला फेज ये है इंडिया को सऊदी अरेबिया से प्रॉपरली जोड़ना, फिर सेकंड फेज ये है कि सऊदी अरेबिया को इजराइल के रूट से यूरोप पे जोड़ना। ठीक है, सेकंड फेज में देरी लग सकती है, कुछ महीने, साल, गॉड नोज, वी डू नॉट नो। बट इंडिया ने अपनी तरफ से आईमैक पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। रेलवे के प्लान है ऑफ लाख्स एंड करोड़ रुपीस, 8 बंदरगाहें वेस्टर्न कोस्ट पर, इस पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है ताकि आराम से बहुत सारा कार्गो हम एक शिपिंग लिंक के थ्रू सऊदी अरेबिया तक पहुंचा पाए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय इंडिया। इसके अलावा आप देखोगे पीएम मोदी ने भी रिसेंटली ये कहा था कि आईमैक को हम कंप्लीट करेंगे, आईमैक रुकेगा नहीं। तो अभी जो अरब कंट्रीज हैं, अगेन मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं, मैं अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ईरान एक अरब कंट्री नहीं है, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, मगर सिविलाइजेशन के हिसाब से इट इज़ ए पर्शियन कंट्री। ना पाकिस्तान एक अरब कंट्री है। अरब कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कुछ हद तक आप कह सकते हैं ओमान, यूएई, कुवैत वगैरह, ये प्राइमरली है अरब नेशंस। ये कंट्रीज अभी भी इजराइल के साथ एक चैनल ओपन करके बैठी हैं, बातचीत आप कह लीजिए बैकडोर चैनल से हो रही है। इजराइल को ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ पे मत कर देना गाजा में, नॉर्दर्न गाजा में, नहीं तो बाद में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के प्रोसेस में हमें भी काफी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अगेन पर्सनली एक मैं कहूँगा इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए उम्मीद यही है कि कुछ समझौता आ जाए, कि फिलिस्तीन कहे कि हम गाजा को कंट्रोल करके रखेंगे, हम इनको अब ज़्यादा पावर गेन नहीं करने देंगे, इजराइल भी ज़्यादा ग्राउंड ऑपरेशंस ना करे जिससे सिविलियंस की डेथ हो, और एमिकेबली शांतिपूर्ण तरीके से पूरा इशू रिजॉल्व हो जाए। नहीं तो मेरे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रात को न्यूज़ आ जाए कि जी हमास ने फिर से बड़ा अटैक कर दिया इजराइल पर, उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन हो और फिर ऐसी इमेजेस सामने आए जिससे लगे कि नॉर्दर्न गाजा तो लिटरली हेल ऑन अर्थ बन चुका है, धरती पे नर्क जरी स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। तो अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन के यहाँ पर होगा क्या। बट एक बात तो तय है, इंडिया आईमैक को नहीं छोड़ने वाला, ना यूएस छोड़ने वाला है। इंडिया अपनी तरफ से डेवलपमेंट आईमैक की करता रहेगा। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, तो जी वीडियो होगी खत्म। शॉकिंग था वाकई ये पॉइंट, ये बयान वाकई में बहुत बड़ा इंडिया के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आज इंडिया के अंदर कई लोग, आज भी मैं ये मानता हूँ, मुझे लगता है, मैंने जो व्यूज़ देखे, लोगों के कमेंट्स देखे, तो जाहिर बात है आप जज तो कर सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो महात्मा गांधी, उनकी पॉलिसी कुछ ऐसी, कुछ उनकी भी ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिनसे मैं भी इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन एक चीज़ की उनको दाद देनी पड़ेगी महात्मा गांधी को। उन्होंने, महात्मा गांधी या इंडिया के दूसरे लीडर्स हैं मतलब जिन्होंने ये पूरी तहरीक चलाई थी, उन्होंने नॉन वायलेंस, और ये स्पेशल एक तहरीक भी चलाई थी इसने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का तो ये मानना था कि आपके एक गाल पर कोई चपेट मारता ना, तो आप उसके सामने दूसरा चपेट गाल करें, तो अगर वो इंसान हुआ तो वो समझ जाएगा कि वो सामने वाला मुझसे नहीं लड़ना चाहता। लेकिन खैर महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस तरीके से ये इंडिया की तहरीक चलाई, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया और भारत, और वो इसमें कामयाब रहे। और ये प्रिंस ने भी कहा कि देखिए किस तरह महात्मा गांधी का हवाला देकर या उनका किस तरह महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस तरीके से, क्योंकि कब्जा किया था इस पर, इंडिया भारत पर इसने, ब्रिटिश ने। आप भी ऐसा करें, अगर आप निकलना चाहते हैं तो इस तरह कर लें। आपको क्या लगता है ये पॉइंट
सही है उनका कि या उनको मदद करनी चाहिए थी? रहमतुल्लाह मदद करनी चाहिए एज ए मुस्लिम होने के नाते, और सब कुछ हकीकत एज ए मुसलमान होने के नाते कि एज ए ह्यूमन होने के नाते? यार तमाम इंसानियत के नाते भी पहले तो आपके मुंह से मुसलमान निकला है, मुस्लिम के होने के भी नाते भी पहले मुसलमान होने के नाते या पहले इंसान होने के नाते? पहले तो भी इंसान होने के नाते। तो तुम्हारे मुंह से पहले मुसलमान क्यों निकला? यार मैं वो भी तो करने लगा था ना, बाद में मैंने वो कहना था। चलो तो मुस्लिम जो है ना वो बाद में, पहले इंसानियत के नाते, क्योंकि इनको भी पता है कि शुरू से क्या हिस्ट्री है, वो तो सबको खैर पता है। कई इंडिया में लोग मान रहे हैं, ज्यादा जो अक्सरियत है वो मान रहे हैं, वो तो मानते हैं, काफी बड़े बड़े टीचर्स उनके मानते हैं यार, बहुत ज्यादा लोग मानते हैं। और एक्सप्लेन इस तरह की वीडियो उन्होंने करके दिखाई बताई कि जिनका हमें भी वाकयात का नहीं पता। तो चंद एक ऐसे हमारे अंकल हैं जो इन बातों को नहीं मानते, अगर वो भी मान जाए। अच्छा चले खैर, आप क्या चाहते हैं, ये बयान किस तरह देखते हैं? वैसे अगर इस पर अमल किया जाए तो ये है तो ठीक है, इस पर अमल इस तरीके पर करके उनको निकाल सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ महात्मा गांधी ने किया। नहीं, महात्मा गांधी वाला तो ज्यादा ही कुछ था, लेकिन उनके थोड़ी तब्दीली लाकर अब कौन आज के दौर में मेरे ख्याल में उस वक्त में जो महात्मा गांधी का वो था ना पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है ठीक था उस वक्त। वायलेंस होती ना, वायलेंस होती, जंगे झड़पें होती, तो ये भारत में या मेरा दिल मानता कभी भी नहीं आजादी हासिल कर सकता। हाँ, क्योंकि 1857 की हार चुके थे। अदरवाइज और भी काफी ज्यादा मतलब हुए हैं, जंग जो हुए हैं इंडिया के भारत के अंदर, यानी कि इस सरजमीन पर, लेकिन उनका असर पड़ा जरूर है, दबाव जरूर पड़ा था ब्रिटिश पर, लेकिन इससे वो जीत नहीं सकते थे। नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरा होल्ड कर चुके थे, उनके पास एक वेल मैनेज आर्मी थी, उनके पास इदारे थे, तो वो मेरा ख्याल में कभी भी मतलब जंग के जरिए मुझे नहीं लगता था कि इंडिया या भारत अलग हो सकता, आज़ादी हासिल कर सकता था। आज ये वाकई में ये स्टडी हमास या गजा को और फ़लस्तीन को अपनानी चाहिए, मुझे भी लगता है कहीं ना यार मसलहत में ना कोई मसला नहीं है। जब आपका जहाँ जोर ना चल रहा हो और आपको ये भी पता है कि आप कितनी 3 जंगें पहले उनसे हार चुके हैं, पूरा अरब इजराइल से 3 जंगें हार चुका है, तो अगर आप समझदार होते, जिस तरह ये अब सऊदी अरब समझदार हो गया, सऊदी अरब प्रिंस ने ये बयान दिया ना, उसको तो सऊदी अरब भी शामिल था उस वॉर में 1948 है। सऊदी अरब को पता चल गया इस वजह से, इसने देख ले कि कोई फलस्तीन के हक में ऐसे बयान नहीं दिया, फिर हम पर तो 100 गुना ज्यादा उनसे, लेकिन उन पर भी बहुत ज्यादा है जो मुसलमान होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते हमारे पास इतनी पावर है कि मुस्लिम कंट्री को मिला लिया जाए। तो मैं कहता हूं कि ये जो अमेरिका है ये तमाम मुस्लिम कंट्री का आगे कुछ भी नहीं है, टिक ही नहीं पाएगा। अच्छा, जितनी उनके पास बेशक टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी ये 57 कंट्रीज हैं, इनका ट्रिलियन में इनका डिफेंस बजट है, बहुत ज्यादा ये ताकतवर है, इनके पास है, तो ये बड़े इनके पास पावर, अगर इकट्ठे हो जाएं तो असलम ईरान और पाकिस्तान के पास अपने पावर इस बार प्रशांत सर ने भी कहा है कि हमला जो है ना हमास ने किया है, तो इस वजह से ना अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इजराइल को रोक सके, क्योंकि वो बार बार यही बयान दे रहा है कि हम उनके साथ हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं, और जिस लिहाज से भी उसके साथ ताउन किया जाए वो कम है, और उसको पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने का। यार मुझे तो ऐसा लगता है ये जो इंडिया का कह रहा हूँ, वो दूसरा अमेरिका का सदर, उसका नाम जो बाइडेन है, मुझे तो इस तरह लगता है कि ये पर इनका खूनी रिश्ता है, ये जो नेतन्याहू का और तो भाई ये जितने भी हुक्मरान अमेरिका के आते हैं उनका ऐसे रिश्ता है इजराइल। मैंने उसकी जो आया मैंने स्पीच सुनी तो मैं हैरान। अच्छा, एक और बड़ी आप टाइम लाइन चेक करें, आप ना यूरोप, प्रशांत सर भी यही कहते हैं कि जियो पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा मानी चीज़ होती है टाइमिंग। मैं कभी टाइम लाइन चेक किया करें कि ये हमास ने ये हमला क्यों किया और किस वक्त किया। तुम्हें पता है सऊदी अरब और सुनने में यही है कि सऊदी अरब और जो है ना इजराइल, इसके काफी जो है ना आपस में ताल्लुकात कायम हो रहे थे, यूएई जो है ना उसमें उनके साथ उनके बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
तो मेरे ख्याल में सफारत खाना भी इजराइल ने वहां पे खोल लिया है। ऐसे तो हमास को ये लगता है कि सऊदीया जो है ना आने वाले वक्त में इनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन अच्छा कहीं ना कहीं मुझे गेम लगती है कि इसमें पाकिस्तान में कोई ना कोई किरदार जरूर है। किसमें? जब पाकिस्तान नहीं सुनिए असलम भाई गेम बड़ी गोल है ये बड़ी गहरी गेम है। अब देखें मिडल ईस्ट यानी कि ये जो बनने जा रहा था न्यू ट्रेड जो रूट बनने जा रहा था जिसमें मिडल ईस्ट था, इजराइल था, इंडिया था और यूरोप सारा था जिसमें अमेरिका भी था। ये अब टक्कर दे जाता पूरे जितने भी बाकी चाइना के इनिशिएटिव प्रोग्राम है जितने भी जिसका पिवट पॉइंट चाइना और पाकिस्तान है। तो ये भी हो सकता है कि ये एक सारा काम किया धराई इसका चाइना का नहीं, ये तो खैर इस तरह नहीं है, मुझे लगता है। आपको लगता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं गलत भी हो सकते हैं। ये सोचने में तो भाई और भी बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन इस तरह नहीं है हो सकता। वैसे एक बात है, टाइम मिलान बड़ी मजेदार इस मसले ने पूरी दुनिया का ध्यान बहुत जल्दी से खींच लिया अपनी तरफ। हाँ सही है। खैर बात मुझसे इतनी है कि जो हमास और इजराइल की वॉर है इसमें कोशिश तो ये नहीं चाहिए कि सुलह हो जाए। तो खैर मिलते नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।